इन्वेस्टमेंट्स लोग कुछ रीजंस की वजह से करते हैं। हमने ये देख लिया कि जो भी पैसे संभाल के रख रहे हैं फिएट करेंसी के अंदर कैश की सूरत में, वो पैसे सब डिवैल्यू हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे पैसा छप रहा है जो भी जिसके पास पैसा है वो डिवैल्यू होता जा रहा है। तो एक तो डिवैल्यूएशन से बचने के लिए, इन्फ्लेशन को हैज करने के लिए और कैपिटल गेन्स के लिए, जिसको हम मुनाफा कहते हैं। आप अच्छे तरीके से कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, वो एक ख़ास टाइम स्पैन के बाद आपको मुनाफा देता है। और ये जो टर्म यूज़ होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, इसको अचीव करने के लिए, यानी आपके जितने भी खर्चे हो रहे हैं, आपकी पैसिव इनकम उन सारे खर्चों को ओवरकम कर ले और वो सारी ज़रूरतों को पूरा कर दे। पाकिस्तान में अगर सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं रियल एस्टेट के अंदर। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने मैच्योर एसेट्स के अंदर। मैच्योर एसेट्स वो हैं जो ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई हैं, ऐसा घर जो बना हुआ है, ऐसी शॉप जो रेंट यील्डिंग है, रेंट दे रही है। इन सारे प्रोडक्ट्स को या तो कोई बंदा इस्तेमाल कर रहा है और या खुद यूज़ करने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, या इससे रेंटल इनकम या पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए करता है। इसके अलावा कुछ लोग डेवलपमेंटल रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, ये बात समझनी ज़रूरी है कि डेवलपमेंटल रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी रिस्क एपिटाइट कंपैरेटिवली मैच्योर प्रॉपर्टीज़ वालों के साथ ज़्यादा है। और कुछ लोग फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। फाइल्स के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टर वो होते हैं जो कम वक्त के अंदर ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि फाइल्स के अंदर उनको पूरी क्लैरिटी नहीं मिलती। सेक्टर कौन सा है, कितने प्लॉट्स हैं, टोटल कितने इशू हुए हैं, कहीं ओवर सेलिंग तो नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा नुकसान इसी वजह से होता है कि जब फाइल्स में ओवर सेलिंग हो जाए और ओवर सेलिंग की वजह से सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसलिए जो लोग प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं मिलते। डेवलपमेंटल रियल एस्टेट के अंदर एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि ये सिर्फ सरमायादार को मुनाफा सिर्फ नहीं देती, बल्कि पूरी मईशत का पहिया भी चलाती है। मिसाल के तौर पे खाली प्लॉट के अंदर जब हम लेबर को लेके आएंगे, जब हम एक्सकवेशन स्टार्ट करेंगे, हम रेत बजरी सीमेंट खरीदेंगे और बिल्डिंग या घर की टिल कंप्लीशन तक हम जब उसमें इलेक्ट्रिकल वर्क और पेंट्स और बाकी एल्युमिनियम वर्क्स करेंगे तो पूरी मईशत का पहिया चलेगा। हर जगह रोज़गार मुहैया होंगे और जहाँ जहाँ जिन लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं वहाँ से उनको इनकम जनरेट होगी, क्योंकि वो अपना माल बेच सकेंगे। बात आपकी ठीक है कि रियल एस्टेट में जब इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो बात लाखों से शुरू होती है, करोड़ों पे जाके ख़त्म होती है। तो इस वक्त आम बंदा जो नॉर्मल पाकिस्तान के अंदर एक 9 to 5 की जॉब कर रहा है और जिसकी औसतन सैलरी 60 से 65 हज़ार है, वो रियल एस्टेट के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है? अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कोई भी इंसान छोटे सरमाए के साथ रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इन्वेस्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर कोई भी प्रॉपर्टी, वो घर हो सकता है, वो दुकान हो सकती है या कोई अपार्टमेंट, अगर एक बंदा ख़रीदेगा तो उसका टिकट साइज़ बहुत हाई है। हर बंदा पूरी दुकान, पूरा घर या पूरा अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसी दुकान या घर के अंदर हम एक से ज़ायद इन्वेस्टर को अगर मौका दे दें तो वो आसानी से इसको ऑन भी कर सकते हैं और इसमें से जो भी सरमायादारी के अगेंस्ट उनको प्रॉफिट होगा उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। जैसे एक घर है जिसके अंदर अगर 5 लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी है और वो 5 लोग के लिए ज़रूरी भी नहीं है कि वो इक्वल या एक जितनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करें। मसाइल यहाँ पे आते हैं कि उस घर की चाबी किसको मिलेगी, उसकी ऑनरशिप किसको मिलेगी। घर के अंदर या अपार्टमेंट के अंदर कोई मसला आ जाता है, कोई नलका ख़राब हो जाता है या कोई और सीलिंग के मसले हो जाते हैं या कोई सेम के मसले हो जाते हैं, वो मसले कौन रिजॉल्व करेगा? तो टेक्नोलॉजी इसको इस तरीके से रिजॉल्व करती है कि आपके पास जितना एरिया है, मिसाल के तौर पर एक कनाल के घर के अंदर अगर 5000 स्क्वायर फुट है, एक बंदे के पास 1000 स्क्वायर फुट है, एक बंदे के पास 300 स्क्वायर फुट है, जिसके पास जितना एरिया है उतनी ही उसको रिटर्न मिल रहा होगा रेंट की सूरत में। और बिल्डिंग की मैनेजमेंट वो डेवलपमेंटल कंपनी कर रही होगी जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट की और जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपके शेयर्स आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के अगर मसाइल की बात करें, वो सबसे बड़े मसले, एक ट्रस्ट का मसला है, लोग एक दूसरे पे एतबार नहीं करते क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरा मसला अकाउंटेबिलिटी का मसला है। अकाउंटेबिलिटी से मुराद ये है कि एक बंदा अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कुछ बुनियादी गोल्स की वजह से कर रहा है। एक गोल ये है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ और मुझे यहाँ से मुनाफा आ जाए। ज़्यादातर लोगों का यही गोल होता है।
दूसरा गोल ये है कि मुझे यहाँ से पैसिव इनकम जनरेट हो जो कि रेंट की सूरत में लोगों को मिलती है। तीसरा गोल ये है कि मुझे यहाँ पे कब्जा मिल जाए और मैं खुद इस बिल्डिंग, घर या दुकान को इस्तेमाल करने लग जाऊँ। तीसरा मसला ये है कि रियल एस्टेट हाई टिकट है। छोटी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में पार्क ही नहीं हो पाती क्योंकि बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, बड़े बड़े घर हैं, महंगी अपार्टमेंट्स हैं, महंगी दुकानें हैं। और अगला मसला है ओवर सेलिंग का। कितने प्लॉट्स हैं, कितनी फाइल्स हैं, एक बिल्डिंग के अंदर कितने अपार्टमेंट्स हैं, अगर इससे ज़्यादा बेच दिए जाएं तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी जो डिमांड के ऊपर फ़ौरन असरअंदाज हो जाएगी और फिर प्राइस फ़ौरन से नीचे चली जाएगी। टेक्नोलॉजी इसको बहुत आसानी से हल करती है। डिजिटल पोर्टल्स के अंदर लोग जो चीज़ देखना चाहते हैं अगर आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दें, मिसाल के तौर पे एक इन्वेस्टर को देखना है कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या डेवलपर के नाम पे है तो डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर प्रेजेंट कर दें। इस बिल्डिंग का टोटल कवर्ड एरिया कितना है, इसको एनओसीज मिले हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने के बाद इस सारे मसले से बचा जा सकता है। दूसरी बात, अगर रियल एस्टेट हाई टिकट है तो उसके छोटे छोटे हिस्से करके, यानी एक ही प्लॉट, एक ही प्रोडक्ट, एक ही अपार्टमेंट मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स को बेचने के बाद और उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने के बाद आप किसी भी आम इन्वेस्टर को इस रियल एस्टेट के एक्सूबरेंट प्रॉफिट्स के अंदर लेके आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डेवलपर अपने आप को अकाउंटेबल बना सकता है और अपने आप को अकाउंटेबल बनाने से सबसे पहले जो उसको मुनाफा मिलेगा वो लोगों का ट्रस्ट मिलेगा। कैसे बनाएगा अकाउंटेबल? वो पूरे प्रोजेक्ट को, अगर वो बिल्डिंग है या वो इंफ्रास्ट्रक्चर या लैंड के अंदर प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनको वो छोटे छोटे माइलस्टोन्स के अंदर डिवाइड कर दें। उन माइलस्टोन्स की प्रोग्रेस इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करें ताकि इन्वेस्टर उसको आसानी से ट्रैक कर सके और उसका डेवलपर के ऊपर ट्रस्ट बन जाए। बेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आती है लोकेशन। लोकेशन हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। लोकेशन अच्छी होगी तो प्राइस भी अच्छी होगी, लोकेशन अच्छी होगी तो लोग भी आसानी से उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है यूज़ केस। यूज़ केस से मुराद ये है कि बिल्डिंग बनने के बाद इसको इस्तेमाल कौन करेगा। अगर डेवलपर बिल्डिंग बनने से पहले ही ये सोच ले कि इसको इस्तेमाल करने वाले लोग कौन होंगे तो उनके मुताबिक वो कस्टमाइज सोल्यूशन भी दे सकता है और इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है कि ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी जो कि जैसे आजकल चल रही हैं कि नीचे दुकानें बन जाती हैं किसी बिल्डिंग में, ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बन जाते हैं। अब नीचे जहाँ पे दुकानें बनती हैं उन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के अंदर ना फैमिलीज रहना पसंद करती हैं क्योंकि इतनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर मैं अपनी फैमिली को अगर उधर लेके जाना नहीं चाहता तो कोई दूसरा कैसे लेके जा सकता है। तो सिर्फ एक इस यूज़ केस के अलावा और बहुत से यूज़ केसेस हैं, जैसे आजकल IT सॉल्यूशंस हैं, कोवर्किंग स्पेसेस हैं, फन हाउसेस बन रहे हैं। तीसरी चीज़ है वैल्यूएशन। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मार्केट प्राइस को देख के करते हैं। इसका मतलब है वो कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर लिया। जो जनरल प्लॉट या जनरल घर है वो कंपैरेटिवली पार्क फेस या कॉर्नर प्लॉट से या घर से महंगा होगा। ऐसी बात नहीं है कि ये कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत गलत तरीका है, लेकिन अगर इसके साथ कुछ और भी तरीक़ेकार को ऐड कर लिया जाए जो रिसर्च बेस्ड हैं तो उसके ज़रिए से मज़ीद अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जा सकता है। मिसाल के तौर पे एक और तरीक़ेकार है जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू बेस एनालिसिस। रेवेन्यू बेस एनालिसिस क्या है कि किसी भी प्रॉपर्टी से कितना किराया आ रहा है, उस किराए के अगेंस्ट आप उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को गेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपनी असल वैल्यू का 2.5 से 3-4% अपनी सालाना इनकम के अंदर या रेंट के अंदर दे रही होती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी 5 से 7% देती है। तीसरा एक और तरीका है जिसको हम कॉस्ट बेस एनालिसिस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्लॉट है, उस प्लॉट की क्या प्राइस है, उस प्लॉट के ऊपर जो आपने घर या बिल्डिंग बनानी है उसकी क्या पर स्क्वायर फुट कॉस्ट निकलेगी, और फिर आप जो अपना टाइम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और फिर डिफरेंट किस्म के ओवरहेड, इन सब को कैलकुलेट करके आप आराम से किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगली चीज़ है डेवलपर की क्रेडिबिलिटी देखना। इसको देखना बहुत आसान है। सबसे बुनियादी चीज़ कि एक तो ये देखा जाए कि उनका मेन मिशन या विज़न क्या है। आया वो विज़न इस्लामी शरीयत के मुताबिक है, कहीं सूदी प्रोडक्ट तो नहीं बेचे, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर आज माजरत के साथ बहुत से सूदी प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं। दूसरी बात, उनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स कौन से, उन्होंने कब किए थे, और आज जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो किस अंदाज से डिलीवर कर रहे हैं। अगली चीज़ है लीगल डॉक्यूमेंट। इसके अंदर एक है ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट
ऑनरशिप डॉक्यूमेंट वो है जो सोसाइटी या डेवलपर आपको देता है। दूसरा डॉक्यूमेंट है एनओसी। एनओसी उस सोसाइटी या डेवलपर को कोई अथॉरिटी देती है। अथॉरिटी उसमें आरडीए भी हो सकती है, यानी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, एलडी हो सकती है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, या जिस भी अथॉरिटी के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या उसकी प्रेमिसेस के अंदर ये सारी सोसाइटी या प्रोजेक्ट आता है। मौजूदा पाकिस्तान के हालात को सामने रख के करंट कंडीशन के अंदर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना आसान नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। अगर मेरे पास कैश पड़ा हुआ है तो वो रोज़ाना के एतबार से डिवैल्यू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर करनी पड़ेगी। अब इन हालात के अंदर पैरामीटर जो देखने हैं उसमें से सबसे बड़ा पैरामीटर है मुल्क का इंटरेस्ट रेट, जिसको हम काइबोर रेट भी कहते हैं। अगर ये 20% से ज़्यादा है तो ये तो समझने वाली बात है कि जितना भी सरमायादार है उसने अपने पैसे उठा के बैंकों में रख देने, और अगर बैंक ही इतना ज़्यादा रिटर्न दें तो कोई रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। तो इन मौजूदा हालात में एक तो बात समझ आ गई कि अगर हमारा पैसा डीवैल्यू हो रहा है तो हमें इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर करनी चाहिए। अब इन हालात के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए तो कहाँ पे की जाए। मार्केट ऑलरेडी 30 से 40% की करेक्शन के अंदर है। पीछे एक बूम आया और आज वो सारी चीज़ें अच्छे बड़े डिस्काउंट्स में मिल रही। तो अगर किसी के पास कैश पड़ा है उसको बहुत अच्छी वैल्यू के ऊपर और अच्छे प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस मिल सकती है। मसला आज उन लोगों का है जो इन मंदे हालात के अंदर बेचना चाहते हैं। इन हालात में जो भी बेचना चाहेगा ये तो पक्की बात है उसको नुकसान होगा। तो रियल एस्टेट के अंदर सबसे पहले अपने गोल को क्लियर रखना कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट हमेशा से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इसकी जो ग्रोथ है वो कंपाउंडिंग ग्रोथ है, और जब कंपाउंडेड ग्रोथ मिलती है आपको तो जितना अरसा ज़्यादा होगा उतनी इन्वेस्टमेंट के अंदर एप्रिसिएशन भी ज़्यादा होगी। तो आज के हालात में अगर कोई बंदा रियल एस्टेट बेचना चाहता है तो वो नुकसान पे ही बेचेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर बाइंग पावर ही नहीं है। तो इन हालात के अंदर अगर कोई कैश लेके बैठा हुआ है तो उसको ऑप्शंस तो बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि अभी हमें नज़र भी आ रहा है कि हुकूमत कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ को चेंज कर रही है। लास्ट 2 महीनों के अंदर इन्फ्लेशन के फिगर भी थोड़े से नीचे आए हैं, और अगर काइबोर रेट भी नीचे आ गया तो लोग दोबारा से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे और अब बैंकों से पैसे निकालना शुरू कर देंगे। और जिन लोगों ने इस टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट की है उनको उस तेज़ी की मार्केट में अच्छे प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। तो मेरी राय के मुताबिक अगर आपके पास इस टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट है, सरप्लस कैश है, सरप्लस कैश से मुराद क्या है कि कम से कम आपकी अगले 4 से 5 महीने की जो ज़रूरियात है उस कैश को अलहदा करके उससे इजाफी जो भी पैसे हैं वो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। और जो लोग इन हालात से परेशान होके इस टाइम में रियल एस्टेट को बेचना चाह रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो होल्ड करें, कुछ ही टाइम के अंदर उनको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे।